हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे कि हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत आजकल कॉमनली देखने को मिल रहा है। हार्ट अटैक के नाम से भी इसको जाना जाएगा, लेकिन एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से पूछा जाता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब होता है कि किसी थ्रोम्बस में यानी आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बन जाता है। मान लीजिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, इसमें से ये ब्लड फ्लो हो रहा था, आसानी से इजी वे में यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से या तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया या प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया। और ये कब होता है? यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बन गया और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनने की वजह से यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी में फ्लो हो रहा था उसमें ब्लड के फ्लो में रुकावट आ गई। जब कोरोनरी आर्टरी के ब्लड में फ्लो में रुकावट आ गई तो ये क्या करती है, जाकर के आपकी जो मायोकार्डियम होती है, हार्ट की जो मसल्स वाली लेयर होती है, बीच वाली लेयर जो मायोकार्डियम होती है, उसको ब्लड सप्लाई होती है। और वो ब्लड सप्लाई होती है तो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। जब यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी यानी कि हार्ट की जो आर्टरी थी, कॉर्नरी आर्टरी, वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी। यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बन गया है, तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गया। तो ब्लॉकेज आने के बाद ब्लड सप्लाई होगी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड सप्लाई यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो जो मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम में इस्चेमिया डेवलप होगा। ये आपकी हार्ट था, ये एक सुंदर सा आपको हार्ट देखने को मिल रहा है। ये हार्ट का राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट में जो मायोकार्डियम थी उसको सप्लाई कर रही थी ये कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होगा तो मायोकार्डियम को सप्लाई नहीं होगी। तो मायोकार्डियम में नेक्रोसिस यानी सबसे पहले उसमें O2 की कमी होगी। O2 की कमी होने से क्या होगा, जब O2 सप्लाई कम, O2 सप्लाई डिक्रीज हो गई या फिर आपकी O2 की डिमांड है वो बढ़ गई मायोकार्डियम में, O2 की या तो सप्लाई कम हो गई या O2 की डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर आपको मायोकार्डियम में अब इतना कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आने की वजह से प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो मायोकार्डियम में इस्चेमिया डेवलप होगा। और जब मायोकार्डियम में इस्चेमिया होता है, इस्चेमिया के बाद में वहां पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इस्चेमिया होगा, इस्चेमिया का मतलब होता है कि वहां पर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई थी वो कम हो गई। उसके बाद में वहां पर वो जो टिश्यू सेल्स थे, टिश्यू और सेल्स थी मायोकार्डियम की, उसमें डैमेज होने लगेगा। डैमेज को नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और जब डैमेज पूरी मायोकार्डियम को या एक लार्ज एरिया को कवर कर लेता है तो उसे इंफार्क्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका मेनली पैथोफिजियोलॉजी हो गई कि जब भी आपकी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बनने की वजह से या फिर आपकी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से वहां पर इस्चेमिया डेवलप होता है। इस्चेमिया से जाकर के जब इस्चेमिया डेवलप होगा तो वहां की जो टिश्यू सेल्स होती है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और जिसकी वजह से उसमें नेक्रोसिस यानी कि उनका नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा, यानी वहां की जो सेल टिश्यू होती है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर लार्ज डैमेज हुआ है, लार्ज नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसे इंफार्क्शन के नाम से जाना जाता है। तो जो मेन कॉज होता है, अगर पूछ लिया जाए कि मायोकार्डियम का मोस्ट कॉमन कॉज, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, वो आपका थ्रोम्बस होगा। लेकिन पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना, अगर एंजाइना के मोस्ट कॉमन की बात आती है, एंजाइना का मोस्ट कॉमन कोज होगा, तो एंजाइना का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है उसमें आपका थ्रोम्बस नहीं होता है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि वहां पर जो आपकी जो एंडोथेलियम थी यानी कि जो ब्लड वेसल्स की अंदर वाली वाल थी उस पर फैट का या लिपिड का या कोलेस्ट्रॉल का अगर जमा हो जाता है
तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। अब एमआई हो गया, एमआई के बाद में आपको क्या करना है, एमआई का मैनेजमेंट करना है, और एमआई का मैनेजमेंट आपको थ्रोम्बोलाइटिक्स देनी होती है। जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एमआई की वो थ्रोम्बोलाइटिक्स है। वो जाकर के क्या करेगी, जो भी आपका थ्रोम्बस बना था उसको जाकर के डिजोल्व कर देगी, और डिजोल्व करने के बाद वापस से उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रिस्टोर हो सकती है। तो इसलिए जो ड्रग ऑफ चॉइस की बात पूछी जाए एमआई में, तो आपको हमेशा आंसर देना होता है कि थ्रोम्बोलाइटिक। अब इसका मैनेजमेंट की देख लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो इसमें आपको एक याद रखना है और याद रखनी है वो ट्रिक, उसका नाम है मोना और सोना। मोना आएगी वो आपकी अभी आ गई, जो सोना है वो सोना आएगा आपका बाद में आएगा, जब अपन सोख पढ़ेंगे उस टाइम पे सोना को लाएंगे। तो आज मैं लेके आया हूं मोना के साथ, तो मोना के साथ डील कर लेते हैं। एमआई का आपका मैनेजमेंट दिखाकर जाएगी मोना, और मोना डार्लिंग आ चुकी है। तो M4 हो गया, मॉर्फिन देना है आपको। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको क्या क्या एमआई का मैनेजमेंट करना है, तो मॉर्फिन देना है, ऑक्सीजन देनी है, नाइट्रोग्लिसरीन देना है, एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन देनी होती है। ये तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि अगर मायोकार्डियम हुआ है, मायोकार्डियम इंफार्क्शन है, एमआई है, तो उसमें कौन कौन सा आपको मैनेजमेंट यूज करना है। तो उसमें मोना डार्लिंग को याद रखना है, एम फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन एंड A फॉर एस्पिरिन इसमें देना है। लेकिन बात पूछी जाती है एग्जाम में कि आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट में क्या करना है, या प्रायोरिटी, ये तो होगा आपका नॉर्मली मैनेजमेंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रायोरिटी इंटरवेंशन, आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशंस क्या होंगे, तो उसमें आपको वापस से ट्रिक चेंज करनी है, और आपको याद रखना है ओणम। जो ओणम का जो पर्व आता है उसको याद करना है, मोना और ओणम के नाम से। मोना का मतलब है कि ये मैनेजमेंट हो गया, नॉर्मल मैनेजमेंट ये देंगे। उसके बाद अगर प्रायोरिटी इंटरवेंशन की बात आती है तो हमेशा प्रायोरिटी पे आपको ऑक्सीजन को रखना होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन दो, फिर नाइट्रोग्लिसरीन देना है। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि सबलिंगुअली देते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। नाइट्रोग्लिसरीन को कॉमनली अपन आईवी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आईवी यूज करने से हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है, इसलिए उसको मेनली जो कॉमनली रूट होता है उसका वो सबलिंगुअली होता है। तो ओए से हो गया, एस्पिरिन देना है, और एस्पिरिन देने के बाद क्या करेंगे, मॉर्फिन देंगे। मॉर्फिन देना है। तो ये प्रायोरिटी इंटरवेंशन है, ये आपका मोना डार्लिंग है, वो केवल मैनेजमेंट है। लेकिन अगर प्रायोरिटी इंटरवेंशन की बात आती है तो हमेशा आपका ओनम के हिसाब से आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले अगर किसी पर्सन को ऑक्सीजन एमआई हुआ है तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन डिमांड को क्या करना है, आपको ऑक्सीजन देकर के ऑक्सीजन की डिमांड थी उसको कम करना है। उसके बाद में नाइट्रोग्लिसरीन दो, नाइट्रोग्लिसरीन जाकर के क्या करेगी, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी। एस्पिरिन दो, अगर कोई थ्रोम्बस या आपका प्लेटिलेट फॉर्मेशन हुआ है तो उसका एंटी प्लेटलेट एक्शन करके उसके प्लेटिलेट को क्या कर देगी, वहां से हटा देगी अगर प्लेटिलेट की वजह से हुआ है तो। और मॉर्फिन देना है तो मॉर्फिन क्या करती है, फर्स्ट होता है। अब मॉर्फिन के यूज के पे भी क्वेश्चन आता है। मॉर्फिन का यूज होता है कि आंसर में यानी कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एमआई में मॉर्फिन देने का जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है या जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है। तो एमआई में जो मॉर्फिन का यूज होता है वो आपका क्या करती है, मॉर्फिन में अगर बात पूछी जाए कि एमआई में, तो इसका जो फर्स्ट इंटरवेंशन होता है वो आपका ये जाकर के O2 की डिमांड, जो O2 की डिमांड होती है उसको कम कर देती है। जो O2 की डिमांड होगी उसको कम कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको कम करेगी, डिक्रीज करेगी। और इसीलिए मॉर्फिन को आपका दिया जाता है क्योंकि ये जाकर के ऑक्सीजन की जो डिमांड हो रही थी उसको कम कर देती है। और सेकंड नंबर पे ये स्ट्रॉन्ग एस आपकी एनाल्जेसिक्स के रूप में भी यूज एनाल्जेसिक्स है तो इसके रूप में। लेकिन बात पूछी जाती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको आंसर देना है कि O2 की डिमांड को कम करने के लिए एमआई में मॉर्फिन का यूज किया जाता है। सेकंड प्रायोरिटी पे आता है कि ये एनाल्जेसिक्स है, दर्द को कम करेगी।
तो ये आपका मैनेजमेंट हो गया है या आपका प्राइवेट इंटरवेंशन हो गया है। और मॉर्फिन क्यों देते हैं कि आपकी ये जाकर ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दे। अब इसके बाद में देखते हैं कि एमआई होगा, तो एमआई में पेन की बात आती है कि एमआई का पेन कहां पर होता है, या एमआई में जो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी अफेक्टेड होती है, यानी कि जो एमआई में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी होगी, मोस्ट कॉमन आर्टरी अफेक्टेड इन एमआई, मोस्ट कॉमन जो कि अफेक्टेड होती है आर्टरी एमआई में, और वो होती है आपकी लाडा, LADA। लाडा का मतलब हो गया लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और सबसे ज्यादा वाल की बात करें तो आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वाल होती है वो सबसे ज्यादा एमआई में जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है वो आपकी होती है जो मोस्ट कॉमन आर्टरी अफेक्टेड होती है एमआई में वो लाडा होती है, यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और सबसे ज्यादा अगर वाल की बात करें तो जो लेफ्ट एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल की जो एंटीरियर वाल होगी वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। यानी आर्टरी की बात पूछे तो आंसर देना है लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जबकि अगर वेंट्रिकल्स में जो सबसे ज्यादा वाल अफेक्टेड होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वाल सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड देखने को मिलती है। अब एमआई के पेन की बात कर लेते हैं। तो एमआई का पेन होता है वो स्क्वीजिंग नेचर का होता है, आपके लेफ्ट चेस्ट से उसका पेन का जो ओरिजिन होता है चेस्ट से होगा, चेस्ट से जाकर के लेफ्ट शोल्डर पर जाएगा, लेफ्ट शोल्डर से नेक, नेक से जा और वापस से आपकी जो आर्म होती है वहां तक इसका अगर स्क्वीजिंग नेचर का रेडिएट पेन देखने को मिलता है तो एमआई में चेस्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट शोल्डर से नेक, नेक जा से वापस से आपका आर्म तक आता है, तो वो पेन होता है एमआई में देखने को मिलेगा। और अगर 10 मिनट से ज्यादा होता है तो ये एमआई का पेन होता है मोर एंजाइना की बजाय मोर सीवियर पेन होता है। 10 मिनट से ज्यादा आपको देखने को मिलता है तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कुछ। अब दो टाइप के एमआई हो सकते हैं जिसमें कि एक होगा नॉन सेगमेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेट एमआई। यानी कि जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है उसमें क्या होता है थ्रोम्बस की वजह से होता है, और जो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन होने की वजह से होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एमआई, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एमआई की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसमें आपका आंसर जाता है एल्टीप्लेज। एल्टीप्लेज और एल्टीप्लेज क्या होती है, ये थ्रोम्बो, क्योंकि इसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था तो थ्रोम्बस को बिखेरने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एल्टीप्लेज होगी या थ्रोम्बोलाइटिक्स। और थ्रोम्बोलाइटिक्स में आती है आपकी, याद रखना है यूएसए। यूएसए का मतलब हो गया यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज। एस का मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सॉरी यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज होगी, स्ट्रेप्टोकाइनेज होगा एंड एल्टीप्लेज। अब इसको क्या करना है ड्रग ऑफ चॉइस में, आपकी एल्टीप्लेज या थ्रोम्बोलाइटिक्स आंसर देना है। थ्रोम्बोलाइटिक्स में 3 ड्रग आती है, यूएसए, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड एल्टीप्लेज। यूएसए के नाम से इसको याद रखना है। एल्टीप्लेज अगर तीनों में से दे दिया जाए तो आपको एल्टीप्लेज ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से आपकी जानी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस होगी तो आपकी एल्टीप्लेज होती है जो कि थ्रोम्बोलाइटिक होती है। अब थ्रोम्बोलाइटिक्स को कब कब या इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है थ्रोम्बोलाइटिक्स का, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो थ्रोम्बोलाइटिक का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में ये क्या करवाती है, थ्रोम्बोलाइटिक्स है तो ब्लीडिंग करवा सकती है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। जो भी एक्टिव ब्लीडिंग होती है, एक्टिव ब्लीडिंग हो या फिर हाइपरटेंशन में इसको अवॉइड करना होता है, क्योंकि दोनों ही केस में पहले से ब्लीडिंग है और इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो भी ब्लीडिंग होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर ब्लीडिंग ना हो उसके लिए इसको
अवॉइड करते हैं। तो ये आपका जो मोटा मोटा सा एक एमआई के बारे में एक अच्छी नॉलेज जो कि आपको मिल सकती थी और बार बार में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका मेनली यहाँ पर डील कर लिया है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अब अगर बात एक और क्वेश्चन आता है कि एमआई का आपने मैनेजमेंट देख लिया, लेकिन अगर प्रोफाइल एक्सेस की बात करें कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफाइल एक्सेस, अगर प्रोफाइल एक्सेस करना है, प्रोफाइल एक्सेस ऑफ एमआई, एमआई का अगर आपको प्रोफाइल एक्सेस करना है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो एस्प्रिन होती है, यानी एस्प्रिन होगी वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, 75 mg की अवेलेबल है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोफाइल एक्सेस ऑफ एमआई के प्रोफाइल एक्सेस की, तो उसमें आंसर आपको एस्प्रिन देना है। लेकिन मैनेजमेंट की बात कर लिया जाए कि एमआई हो गया है तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक्स देनी है, और थ्रोम्बोलाइटिक भी एमआई अटैक के विद इन 6 आवर्स में उसको देनी होती है। 6 घंटे के अंदर आपने दे दी तो उसका असर आएगा, 6 घंटे के बाद देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी जब भी एमआई का अटैक आता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफर करके उसको तुरंत आपको थ्रोम्बोलाइटिक स्टार्ट करवानी होती है, ताकि जो भी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ था या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था वो इजी वे में आपका डिसॉल्व हो सके, और इसी तरीके से यह आपका एमआई है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें बाद में फर्दर जब अपन अभी फार्माकोलॉजिकल दृष्टि से देखा है, जब अपन एमएसएन डील करेंगे तो इसको अच्छी तरीके से एक ब्रॉड वे में देखेंगे। तो अगर ये टॉपिक और ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।